नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए पुरस्कारों से जुड़ी एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। इस सीरीज के तहत हम मुख्य तौर पर भारत में जो सैन्य पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों से जुड़े तमाम तथ्यों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर भारत में युद्धकालीन जो विशिष्ट सेवा पदक हैं, उन पर बात करेंगे। उनके एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। तो ये जो युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदक हैं, इनकी शुरुआत भारत में 26 जून 1980 को की गई थी। और ये जो पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों को मुख्य तौर पर युद्ध, संघर्ष या फिर हॉस्टैलिटी यानी कि शत्रुता की स्थिति में जब जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक असाधारण विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन करता है, बहुत साहसी प्रदर्शन करता है, तो उस व्यक्ति को मुख्य तौर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार भी मुख्य तौर पर मरणोपरांत दिया जा सकता है। यानी कि इस तरह की बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। और ये जो सम्मान मिलता है, ये सम्मान उस व्यक्ति के परिवारजनों को मिलता है। इसके अलावा पात्रता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 3 सशस्त्र बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिसमें थल सेना शामिल है, जिसमें नौसेना शामिल है और जिसमें वायुसेना शामिल है। इसके जो सभी रैंक के अधिकारी हैं, वो अधिकारी इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। अब यहाँ पर सभी रैंक लिखा हुआ है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है। सभी रैंक लिखे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर रैंक के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आप चाहे बड़े रैंक के अधिकारी हों, चाहे छोटे रैंक के अधिकारी हों, आपने अगर बहादुरी का काम किया है, बहुत असाधारण काम किया है, तो आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रादेशिक सेनाएं होती हैं, टेरिटोरियल आर्मी होती हैं, उनकी जो इकाइयां हैं, उसके किसी सैनिक को सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा जो रिजर्व बल होते हैं, उसके किसी कर्मी को सम्मानित किया जा सकता है। या फिर सरकार किसी कानून के माध्यम से किसी इकाई का गठन करती है, किसी बल को बनाती है, किसी पुलिस बल का निर्माण करती है, तो उससे भी इस पूरे पुरस्कार से गठित किया जा सकता है। इसके अलावा जो नर्सिंग सेवाएं होती हैं, जो नर्सिंग बलों के जो कर्मी हैं, वो इस पुरस्कार से सम्मानित हो सकते हैं। नर्सिंग सेवाओं के जो अन्य अधिकारी हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये इस पुरस्कार के एक ओवरव्यू की बात हुई। अब इसके अलावा इसका क्रम क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहता है। तो सबसे पहले नंबर पर है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद बारी आती है उत्तम युद्ध सेवा पदक की, और तीसरे नंबर पर स्थान आता है युद्ध सेवा पदक की। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदक कहते हैं। ये 3 हैं जो वॉर टाइम बहुत डिस्टिंग्विश अवार्ड्स होते हैं। अब इसके अलावा लाभ क्या क्या मिलते हैं, तो तीनों पुरस्कारों में उनकी भी बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से कुछ लाभ दिया जाता है, हर महीने कुछ अमाउंट दिया जाता है। और जो राज्य सरकारें होती हैं, उनकी ओर से भी अलग अलग राज्य सरकारें कुछ निश्चित अमाउंट तय करती हैं। और जो भी लोग ये पुरस्कार जीतते हैं, जो भी लोग ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उन्हें वो पूरा अमाउंट दिया जाता है। इसके अलावा चिकित्सकीय सहायता मिलती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ कंसेशन मिलता है, कुछ छूट मिलती है। इसके अलावा आवासीय सुविधा मिलती है कि कुछ घर में कुछ छूट मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी कि अगर आप इस अवार्ड, आपने इस तरह के पुरस्कार प्राप्त किया है और आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उस यात्रा में सरकार आपको कुछ छूट भी देती है। लेकिन ये सब जो पुरस्कार हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के बाद आपको सम्मान भी मिलता है। आप चाहे छोटे रैंक के अधिकारी हों, चाहे बड़े रैंक के अधिकारी हों, यदि आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप पंक्ति में सभी लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये देखा जाता है कि आपने देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन में सर्वोच्च साहस का प्रदर्शन किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लाभों की बात हुई, इसके का क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीनों पुरस्कारों के बारे में जो चुनिंदा, जो ज़रूरी बातें हो सकती हैं, उन बातों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक के, इसके परिचय पर बात करते हैं। तो ये जो है, ये भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट युद्धकालीन परिस्थितियों में दिए जाने वाला अवार्ड है, जो कि सर्वोच्चतम साहस का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अब यहाँ पर जब हम युद्धकालीन परिस्थितियों की बात करते हैं,
तो इसका मतलब होता है कि अगर युद्ध चल रहा है वो भी इसमें शामिल है, अगर संघर्ष चल रहा है, कहीं पर कोई संघर्ष हो रहा है, कोई हॉस्टालिटी हो रही है, तो उस सिचुएशन को भी इस पूरे अवार्ड की एलिजिबिलिटी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा अवार्ड है ये परिचालन संदर्भ में दिया जाता है, ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से अभी तक केवल 3 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब अगर आप इन 3 लोगों की सूची को देखेंगे, इनकी लिस्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अवार्ड केवल जो ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो कि सेना में बहुत बड़े पद पर मौजूद था, जिसने युद्ध या फिर किसी संघर्ष की स्थिति में सेना की किसी कमान को संभाला था। कौन-कौन है वो 3 लोग? तो इसमें सबसे पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एएस कलकत्ता, जो कि श्रीलंका में जो भारतीय सेना को भेजा गया था, इंडियन पीस कीपिंग मिशन को भेजा गया था श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान। उस पूरे युद्ध में, उस पूरी संघर्ष की स्थिति में वो भारतीय सेना के कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे, कमांडर के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। तो इन्हें सबसे पहले इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात आती है एयर मार्शल विनोद पाटनी की, जो कि वायुसेना में पश्चिमी एयर कमांडर के तौर पर नियुक्त थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर स्थान है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. खन्ना का, जो कि कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारी उत्तरी सेना थी, जो कि प्रमुख तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे युद्ध में शामिल थी, उस उत्तरी सेना की कमान इन्हीं के हाथों में मौजूद थी। किसके हाथों में? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. खन्ना। तो इन 3 लोगों को अभी तक भारत में सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये तो इस पूरे पुरस्कार की बात हुई। इसके अलावा इसके डिज़ाइन को भी एक बार देख लेते हैं। गोलाकार डिज़ाइन होता है, व्यास 35 मिलीमीटर के आसपास होता है और सोने की एक परत चढ़ी होती है। इसके अलावा इसके अगले हिस्से की बात करें तो इसके अगले भाग में भारत का जो राजकीय प्रतीक है, यानी कि अशोक चिन्ह बना होता है और वहीं पर सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक, ये जो शब्द हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे होते हैं। ये तो अगले हिस्से की बात हुई। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से की बात करें तो इसमें 5 हिस्सों वाला एक तारा मौजूद होता है, एक स्टार मौजूद होता है। तो ये आगे और पिछले हिस्से की बात हुई। इसके अलावा रिबन की बात करें तो इसका रिबन मुख्य तौर पर गोल्डन कलर का होता है और इसके रिबन के बीच में रेड कलर की एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी होती है, जो कि पूरी रिबन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी कि रिबन कुछ इस तरह का होता है जिसमें बीच में एक पट्टी होती है लाल कलर की। ये वाला कलर गोल्डन कलर है और ये वाला लाल कलर है। तो इस तरह से ये जो लाल कलर की पट्टी है ये गोल्डन कलर के रिबन को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये तो इस पूरे अवार्ड के डिज़ाइन की बात हुई। हमने सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्चतम युद्ध सेवा पदक की। उच्चतम युद्ध सेवा पदक के परिचय की बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर ये भी युद्धकालीन परिस्थितियों में दिए जाने वाला एक विशिष्ट सेवा है। वे एक विशिष्ट अवार्ड है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और वरीयता के मामले में ये दूसरे स्थान पर आता है। और इस अवार्ड को भी मुख्य तौर पर ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। ये तो इसके परिचय की बात हुई। इसके अलावा डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी गोलाकार संरचना का होता है, 35 मिलीमीटर व्यास होता है, सोने की परत चढ़ी होती है। इसके अलावा अग्रभाग पर राजकीय प्रतीक होता है, अशोक चिन्ह बना होता है। इसके अलावा वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उच्चतम युद्ध सेवा पदक लिखा होता है। पीछे के हिस्से की बात करें तो वहाँ पर एक 5 हिस्सों वाला, 5 कोनों वाला एक स्टार बना होता है। इसके अलावा रिबन की बात करें तो रिबन मुख्य तौर पर गोल्डन कलर का होता है और रिबन में 2 स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। जब हमने सर्वोच्चतम पुरस्कार की बात की थी तो वहाँ पर एक स्ट्रिप मौजूद थी, लेकिन उच्चतम युद्ध पुरस्कार में, उच्चतम युद्ध सेवा पदक में 2 स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, जो कि पूरे अवार्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो ये तो इसके डिज़ाइन की बात हुई। अब अंत में हम युद्ध सेवा पदक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके परिचय की बात करें तो इस पूरे अवार्ड को भी परिचालन कॉन्टेक्स्ट में उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा हेतु, यानी कि अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो उस पर यदि कोई अधिकारी है या फिर यदि कोई सैनिक है वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है, बहुत बड़े लेवल का प्रदर्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हालांकि परिस्थिति वही है कि ये जो अवार्ड है केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में, यानी कि वॉर टाइम सिचुएशंस में ही दिया जा सकता है। अब वॉर टाइम सिचुएशंस में भी 3 चीज़ें शामिल हैं, युद्ध हो गया, संघर्ष हो गया, हॉस्टैलिटी हो गई। तो इनमें से किसी भी सिचुएशन में बहादुरी का प्रदर्शन करने हेतु सरकार इस अवार्ड से सम्मानित कर सकती है। इसके अलावा इस अवार्ड के बारे में एक फैक्ट ये है कि साल 2019 में मिंटी अग्रवाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
जो कि युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पूरे अवार्ड के बारे में। इसके अलावा इसका डिज़ाइन भी मुख्य तौर पर पिछले 2 अवार्ड्स के जैसा ही है। गोल संरचना होती है, गोल स्ट्रक्चर होता है, 35 मिलीमीटर व्यास होता है। इसके अलावा सोने की परत चढ़ी होती है। अगले हिस्से में राजकीय प्रतीक होता है, अशोक चिन्ह। इसके अलावा अशोक चिन्ह के साइड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में युद्ध सेवा पदक लिखा होता है। पिछले हिस्से में 5 कोनों वाला एक स्टार बना होता है। रिबन की बात करें तो रिबन मुख्य तौर पर गोल्डन कलर का होता है और रिबन में रेड कलर की 3 स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, जो कि गोल्डन कलर की इस पूरे रिबन को 4 हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो ये तो इस पूरे अवार्ड की बात हुई। हमने इस पूरी आज की वीडियो में हमने 3 पुरस्कारों की बात की। सबसे पहले हमने सर्वोच्चतम युद्ध सेवा पदक की बात की, इसके बाद हमने उच्चतम युद्ध सेवा पदक की बात की और अंत में हमने युद्ध सेवा पदक की बात की। इनकी शुरुआत कब हुई थी इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, ये रिकॉल हो सके कि आपको ये फैक्ट याद है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम शांतिकालीन युद्ध सेवा विशिष्ट सेवा पदक की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।